तो शुभ समाचार में सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम क्रिसमस पर विंटर कार्निवल की शानदार धूम। क्रिसमस से पहले तमाम पहाड़ सज चुके हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का जो दौर है वो लगातार जारी है। सैलानियों की मौज मस्ती का सिलसिला जारी है। कश्मीर में चिल्लई कलां की शुरुआत हो चुकी है। भारी बर्फबारी हुई। गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे इलाके बर्फ से पूरी तरीके से ढक गए हैं। तमाम तस्वीरें देखिए और इसे विंटर कार्निवल या धरती का सबसे खूबसूरत स्नो डेस्टिनेशन हम कह सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं इस बर्फबारी ने कश्मीर को उम्मीदों के नए पंख दे दिए हैं, क्योंकि घाटी पर्यटकों से पूरी तरीके से गुलजार है। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर होटल्स और हाउस बोट्स की बुकिंग तेज हो चुकी है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो नए साल का सेलिब्रेशन ऑन हो चुका है। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किस कदर बड़ी संख्या में ना सिर्फ पर्यटक का पहुंच भी रहे हैं, बल्कि मौज मस्ती का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में चाहे शिकारा राइड हो या फिर पहाड़ों का रुख करने का सिलसिला वो लगातार जारी है। आप इसे विंटर कार्निवल कहिए या फिर धरती का सबसे खूबसूरत स्नो डेस्टिनेशन, हाल फिलहाल तो कश्मीर के गुलमर्ग में जश्न ही जश्न है। इस बर्फबारी ने कश्मीर की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। कुछ वक्त पहले तक ये जगह सैलानियों की राह देख रही थी, लेकिन उम्मीद से ज्यादा बरसी बर्फ ने गुलमर्ग को देश के सबसे खूबसूरत विंटर डेस्टिनेशन में बदल दिया है। मेरे आसपास आप वो देख रहे हैं जिसका इंतजार कश्मीर को पिछले काफी समय से था। सूखा पड़ा हुआ था और सबकी दुआ थी कि जल्द से जल्द बर्फबारी हो और छप्पर फाड़ के बर्फ पड़े। इस वक्त हम कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड जिसको कहा जाता है गुलमर्ग में है, और गुलमर्ग अधूरा था। यहां अगर आप एक दो दिन पहले आते तो सन्नाटा था, ज्यादा लोग नहीं थे क्योंकि बिल्कुल सूखा था, दृश्य अच्छे नहीं थे। लेकिन गुलमर्ग में जो चार चांद लगाता है वो है बर्फबारी, और अब बर्फ हो रही है। मेरे आसपास जो आप ये खूबसूरत स्नोफ्लेक्स देख रहे हैं, कल से ही बर्फबारी शुरू हुई, और न सिर्फ गुलमर्ग में बल्कि घाटी के अलग अलग हिस्सों में। गुलमर्ग के बाउल क्षेत्र में अब तक करीब 1 फुट बर्फ जम चुकी है, जबकि दुनिया के सबसे ऊंचे केबल कार रूट्स में शामिल गोंडोला के पहले बेस कांडूरी पीक पर लगभग 1.5 फुट बर्फ गिरी है। लोग जो नए साल के आसपास छुट्टियां प्लान कर रहे हैं वो बर्फ देख के कश्मीर आएंगे। शुरुआत अच्छी हुई है। फिर एक बात तारीख को बोलूंगा, यहाँ की तरह अगर आप देखेंगे, ये गुलमर्ग का जो फेमस गंडोला केबल कार है, एशिया का हाईएस्ट और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केबल कार्स हैं। और ये अगर आप इसमें ऊपर की तरफ जाते हैं कांगडूरी और अफरवट की तरफ, तो जो दृश्य हैं, जो नजारे हैं वो अद्भुत है। वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। और आज ज्यादा जो है खूबसूरत है क्योंकि बर्फबारी हो रही है। सफेद बर्फ की चादर आपको सब तरफ मिलेगी। ताजी बर्फबारी के साथ ही गुलमर्ग में पर्यटकों की रौनक लौट आई है। सैकड़ों सैलानी बर्फ से ढकी पहाड़ियों, देवदार के जंगलों और खुले स्की स्लोप का आनंद ले रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, जन्नत है, जन्नत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बार स्नो देख रहे हैं? पहली बार स्लो देख रहे हैं। सुना था उससे बहुत बेहतरीन है। हम सभी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपने लाइफ में एक ही बार तो जरूर आना चाहिए कश्मीर। बनता है, कश्मीर जन्नत है और वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। नए साल से पहले ये बर्फबारी कश्मीर के लिए शुभ संदेश लेकर आई है। बर्फ से ढका कश्मीर क्रिसमस और नए साल के मेगा सेलिब्रेशन के लिए तैयार है। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर होटल और हाउस बोट्स की बुकिंग तेज हो गई है। टूर ऑपरेटर्स को उम्मीद है कि इस बार न्यू ईयर और क्रिसमस पर पर्यटकों की संख्या पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। कश्मीर में विंटर टूरिज्म की बात करें तो ये जिसको आप कहेंगे केंद्र बिंदु बनता है, ये सेंटर पॉइंट है और यहीं से विंटर टूरिज्म शुरू होता है। जैसे स्नो फाइट हो रही है, शिनजंग, कश्मीरी में शिनजंग इसको कहते हैं। जब पहली बर्फबारी होती है तो बहुत सॉफ्ट बर्फ रहती है, तो इसको जो है लोग एक दूसरे को मारते हैं और उसको शिनजंग यानी कि स्नो फाइट भी कहा जाता है। ये यहाँ पर्यटक स्नो फाइट कर रहे हो। जब आपसे बात कर रहा हूं तो फिर एक बार जो है बर्फबारी शुरू हो गई है।
बर्फबारी ने सैलानियों की आमद को लेकर कश्मीर की उम्मीदें बढ़ा दी है। हाल में शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन भी टूरिस्ट के लिए घाटी तक पहुंचने का आसान जरिया साबित हुई है। कुल मिलाकर ताज़ा बर्फबारी, बेहतर कनेक्टिविटी और नए साल के उत्साह ने ज़मीन की इस जन्नत को सबसे बड़ा सेलिब्रेशन सेंटर बना दिया है। खासतौर से अगर हम कश्मीर की बात करें तो विंटर टूरिज्म के लिए कश्मीर जाना जाता है, खासतौर से गुलमर्ग, जहां पर विंटर गेम्स का आयोजन सर्दियों के दौरान होता है। तो इस बर्फबारी के बाद अब गुलमर्ग में भी विंटर गेम्स यानी सर्दियों के खेलों का मंच सजेगा और पर्यटकों के साथ साथ स्नो गेम्स से जुड़े लोग और उनमें रुचि रखने वाले लोग भी गुलमर्ग जैसी जगहों का रुख करेंगे। जितना अनुमान था उतना बर्फ तो नहीं गिरा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बर्फबारी की शुरुआत तो हुई है और आने वाले दिनों में ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल राहत की बात यही है कि रविवार को काफ़ी सूखे के बाद कश्मीर में मौसम जो है बेहतर हो गया है। ठंड का मौसम तो है ही, क्योंकि ये चिले कलां का मौसम है जो 40 दिन तक चलेगा और पहाड़ों पर बर्फ की मौजूदगी के साथ अब आने वाले दिनों में कश्मीर में भी ठठुरन और ठंड और बढ़ेगी। गुड न्यूज टुडे के लिए तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर से। हालांकि मौज मस्ती के बीच कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं, खासकर ड्राइविंग करते वक्त। बर्फ में ड्राइविंग की मुख्य परेशानी विजिबिलिटी, लंबी ब्रेकिंग दूरी और स्टीयरिंग कंट्रोल की कमी है, जिसमें अचानक से ब्रेक लगने या मुड़ने पर गाड़ी फिसल सकती है। इसके लिए धीमी रफ्तार, पर्याप्त दूरी, इंजन ब्रेक का उपयोग और धीरे धीरे एक्सीलरेट करना जरूरी है। जानते हैं पहाड़ों में ड्राइविंग की समस्या और इसके समाधान। न्यू ईयर और क्रिसमस की छुट्टियां आने वाली हैं और कई लोग जो हैं पहाड़ों की तरफ निकल जाएंगे अपनी गाड़ियां लेके। लेकिन पिछले साल भी हमने देखा है कि जब बर्फ होती है तो कितनी दिक्कत होती है। तो अगर आपको दिक्कत से बचना है तो जैसे इस गाड़ी में आप देख रहे हैं चेन लगी हुई है, ये स्टील चेन है, हालांकि ये प्रोफेशनल चेन नहीं है, लेकिन जब आप पहाड़ी रास्तों पे, फिसलन वाले रास्तों पे जाते हैं और बर्फबारी होती है तो यही चेन, ऐसी चेन जो है, ये स्टील चेन आपको टायर्स, कम से कम 2 टायर्स में लगानी और ये आपकी जो है जान बचा सकती है। और उसके अलावा गाड़ी में 4x4 यानी कि ऑल 4 व्हील ड्राइव होना भी जरूरी है। पिछले 1-1.5 दिन से जब से गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है या कई और पहाड़ी जो जगहें हैं वहां बर्फबारी हुई, तो हमने लगातार देखा है कि कैसे गाड़ियां फंसती रहती हैं, फिसलन होती है और कई सारी गाड़ियां जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती हैं। बिल्कुल जैसे आप गाड़ी डांस करने लग जाती है। अक्सर लोग जो ड्राइवर हैं ये बात करते हैं कि गाड़ी जो है नाचने लग जाती है, क्योंकि कंट्रोल ग्रिप बर्फ पे नहीं बनता, आइसी रोड्स होते हैं और फिर जो है एक्सीडेंट होते हैं। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी में पहाड़ों की तरफ जाना प्लान कर रहे हैं, चाहे हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, तो जरूर गाड़ी में अगर फिसलन वाली सड़क है तो गाड़ी में जो है चेन लगाइए और अगर चेन नहीं है तो 4x4 वाली गाड़ी जो है वो यूज कीजिए, क्योंकि एक तो आप एक्सीडेंट से बचेंगे और अच्छे से पहाड़ों का स्लिपरी रोड्स को जो है नेगोशिएट कर सकते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है। अगर आप गुलमर्ग जहां हम इस वक्त है बात करें तो यहाँ आपको तकरीबन हर एक गाड़ी में चेन दिखेगी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी है कि चेन या 4x4 के बगैर गाड़ी को ऊपर आने की इजाजत नहीं है, जो कि काफी सेंसिबल बात है। तो प्लान कर रहे हैं तो इन सिक्योरिटी और सुरक्षा जो सेफ्टी की चीजें हैं इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, गुलमर्ग, गुड न्यूज टुडे। और देखिए हिम्मत की बात यह है कि उत्तर कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी के बीच पल्स पोलियो अभियान लगातार जारी है। दरअसल बांदीपुरा का स्वास्थ्य विभाग भीषण ठंड के बावजूद पल्स पोलियो अभियान लगातार चला रहा है। गुरेज और तुलैल के बर्फ से ढके गांवों में स्वास्थ्यकर्मी पैदल लंबी दूरी तय करके बाकायदा पल्स पोलियो अभियान तक लगातार जारी रखे हैं और इन बर्फ से ढके क्षेत्रों में प्रत्येक बच्चे को टीका नहीं लग जाता तब तक ये अभियान जारी रहेगा। ये प्रयास एक निश्चित तौर पर प्रयास किया जा रहा है और ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है इन दुर्गम चोटियों पर चढ़ना। हमारे जो डेडिकेटेड वर्कर्स है दे स्टार्टेड डोर टू डोर एक्टिविटीज राइट फ्रॉम यस्टरडे, क्योंकि लोग घरों से बाहर आ नहीं सके, इतनी हैवी जो थी स्नोफॉल थी।
कल थी बेसिकली बूथ लेवल एक्टिविटी, लेकिन हमारे वर्कर्स ने जब देखा कि जो घरों से लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्होंने कल से ये वो एक्टिविटी डोर टू डोर जो है स्टार्ट की। डिफिकल्टीज तो आती हैं, बट वर्कर हमारे ऐसे कमिटेड हैं कि आई एम श्योर कि विल कवर ईच एंड एवरी सिंगल हाउस ऑफ द दिस स्लो बाउंड एरिया ऑफ द तुलेल एंड गुरेज। क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले पर्यटन नगरी मनाली में सैलानियों की चहल पहल बढ़ने लगी है। हालांकि मनाली शहर में अभी बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन ठंडे मौसम और पहाड़ी नज़ारों के बीच होटल और होम स्टे सैलानियों से भरने लगे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों रोहतांग दर्रा और बारालाचा में बीते दिन बर्फबारी हुई और यहाँ अच्छी खासी जमी बर्फ पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हिमाचल की वादियां सेलिब्रेशन के लिए तैयार हैं। ये मनाली है जहां क्रिसमस और नए साल के जश्न का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बाजारों में जश्न की तैयारी है, होटल्स फेस्टिवल मोड में हैं और पूरा मनाली कुछ इस तरह सजा नजर आ रहा है। हालांकि मनाली में अभी बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में बरसी बर्फ ने लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। 10 तारीख तक तो हमारे पास 20 to 30% ऑक्यूपेंसी थी। 10 तारीख से हमारी ऑक्यूपेंसी बूस्ट हुई है, अभी 50 to 60% है। ये अभी आगे आने वाले दिनों में 80-90% हो जाएंगे। क्या सेलिब्रेशन सर, हमारे इन हाउस गेस्ट के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स हमारे पास हैं। एक हमारा अच्छा हमने अच्छा ब्रेकफास्ट अरेंज किया हमारे गेस्ट के लिए। क्रिसमस ब्रेकफास्ट इज़ देयर, क्रिसमस डिनर इज़ देयर। और उसके बाद हमारे प्रोग्राम्स डेली बाय डेली कुछ ना कुछ हमारे प्रोग्राम्स हैं। कैरियोके नाइट्स हो जाएंगे, आपके नाटी हो जाएगा, जैसे लाइव सिंगिंग हो जाएगी। हमारे यहाँ बैंड आ रहे हैं, बैंड परफॉर्म करेंगे। तो हमारे गेस्ट के लिए काफ़ी इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स हमने यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं। मनाली आने वाले लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, लिहाजा क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए होटल और होम स्टे की बुकिंग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल मनाली के होटल्स में 50 से 60% तक ऑक्यूपेंसी है, जबकि कई होटल पहले ही काफी हद तक बुक हो चुके हैं। जिस तरह से सैलानी पहुंच रहे हैं, उम्मीद है कि नए साल पर यहाँ जश्न जबरदस्त होगा। कल हमने देखा यहाँ पर स्नोफॉल, मतलब हम लोग लगभग 1-1.5 घंटे तक पूरा बर्फ में रहे। ग्राम्फू हम लोग गए थे, पूरा टाइम लगातार स्नोफॉल हमने देखा और काफ़ी हमने एंजॉय किया। उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हमने देखी हैं। आज हमारा जो है वो है कुल्लू का पूरा, अभी वैष्णो देवी टेम्पल देखा है। इसके अलावा हमने गुरुद्वारा देखा था। आज हम लोग भी राफ्टिंग वगैरह के लिए आए हैं, पैराग्लाइडिंग करके आए हैं। काफ़ी इंजॉयबल मोमेंट है। मतलब अगर कोई अपना अगर शादी के बाद हनीमून के लिए प्लान कर रहा है तो इट्स अ बेस्ट चॉइस। जाहिर है कि क्रिसमस और नए साल के स्वागत को लेकर मनाली के होटल्स, रिजॉर्ट्स और रेस्टोरेंट्स में स्पेशल तैयारियां हैं। होटल को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। सैलानियों के लिए बोनफायर, म्यूजिक नाइट्स और क्रिसमस स्पेशल डिनर जैसे आयोजन रखे गए हैं। खास तौर पर मनाली के मॉल रोड की रंगत तो देखते ही बन रही है। हिमाचल हमेशा से नए साल और क्रिसमस पर सैलानियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने शिमला, डलहौजी, स्पीति घाटी जैसे इलाकों में भी व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। हालांकि कुछ इलाकों को छोड़ दें तो बर्फबारी की कमी लोगों को महसूस हो रही है, लेकिन यहाँ आए लोगों को उम्मीद है कि नए साल के आने तक मौसम मेहरबान होगा और यहाँ भी बर्फ बरसेगी। मनमिंदर अरोड़ा, गुड न्यूज टुडे, मनाली। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ने के चलते और क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से हिमाचल प्रदेश के मंडी पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। मंडी के पंडोह डैम के पास बने माता बगलामुखी मंदिर रोपवे पर सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। यहां रोजाना 400 से 500 टूरिस्ट रोपवे राइड का आनंद ले रहे हैं। ज्यादातर लोग दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के चलते देवभूमि हिमाचल का रुख कर रहे हैं। कोई वीकेंड के बहाने यहां पहुंच रहा है तो कोई क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बहाने। इसी तरह राजस्थान के जैसलमेर में क्रिसमस के मौके पर देशी विदेशी सैलानियों का सैलाब नजर आ रहा है। जैसलमेर के होटल में 9 रूम की स्थिति है। हवाई सेवा से लेकर ट्रेनें भी हाउसफुल हैं। निजी एयरलाइन कंपनियों ने किराया बढ़ा दिया है। जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय में बूम देखने को मिल रहा है। स्थानीय व्यवसायी सैलानियों के आने पर खुश हैं क्योंकि पर्यटक यहां जमकर खरीदारी करने में भी जुटे हैं। अब आप ये देख लो कि लाइफ का इतनी वैल्यू गिर चुकी है कि हम एक फ्रेश हवा के लिए भी इतनी दूर दूर आना खुशी समझ रहे हैं। दिल्ली का तो नाम बोलते ही पोल्यूशन तो सबसे पहले ही आएगा जी। वहाँ पे AQI इतना बड़ा हुआ है कि आप घर में भी बैठे हो तब भी इतनी बुरी हालत है। पर ये है कि थोड़ा यहाँ पे आए हैं 2-4 दिन के लिए, अभी आए वीकेंड है
तो थोड़ा क्रिसमस वगैरह के चक्कर में कि हाँ थोड़ा एक तो एयर फ्रेश मिलती है यहाँ पे, थोड़ा है कि आप आगे घूमने के लिए, बस यही है जी और क्या। सर दिल्ली से और यहाँ के दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन थोड़ा सा है नहीं। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अपना वीकेंड एंजॉय करने आए, थोड़ा सा वीकेंड है, फिर थोड़ा सा फेस्टिवल है। जैसे कई बार डर लगता है कि यहाँ पे आके पता नहीं कैसा फील होगा, बट वी आर फीलिंग वेरी गुड। बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हमें यहाँ पे मिले, सब जैसी चीज़ें थी वैसी ही हैं, कुछ चेंज मुझे लगा नहीं। और ये एक अच्छी चीज़ है कि संस्कृति को संभाल के रखा हुआ है। Actually, for New Year, it's the best place to visit Jaisalmer because temperature here is बहुत बढ़िया। जैसलमेर बहुत ही सुंदर है। हमने अभी हवेली देखी है, अभी हम फोर्ट पे है और अभी हम थोड़े आर्ट म्यूजियम्स और वॉर म्यूजियम्स भी देखने वाले हैं। बहुत ही सुंदर है, कल्चर बहुत डीप है हमारा, राजस्थानी खाना भी बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी का जो असर है वो मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली इन दिनों शिमला से कम नज़र नहीं आ रही। सुबह के वक्त अगर हम देखें तो कोहरे का जो पहरा है चारों ओर दिखता है, धुंध की मोटी चादर देखने को मिलती है। हेडलाइट जलाकर सफ़र कर रहे हैं तमाम लोग और रेल और फ्लाइट्स लेट नज़र आ रही हैं। ठंड इतनी है कि बाहर निकलना दूभर हो गया है। ठंड का आलम ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है और अयोध्या में भी दिल्ली जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। वहाँ की सुबह कोहरे में पूरी तरीके से लिपटी हुई नजर आई। घने कोहरे की चपेट में रामलला के दर्शन करने के लिए तमाम लोग पहुँच रहे हैं। ठंड में सबसे बड़ा सहारा जो है वो अलाव का है। चौक चौराहों पर अलाव तापते हुए तमाम लोग आपको नज़र आ जाएंगे। तो उत्तर भारत हो, अयोध्या हो, दिल्ली हो, नज़ारा कुछ एक जैसा ही नज़र आ रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में जब कई लोग घरों में रजाई में छुपे रहते हैं तो हमारे जांबाज सड़कों पर मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यहां गणतंत्र दिवस की परेड हो रही है। इस हाड़ कपाने वाली ठंड के बावजूद कर्तव्य पथ पर हमारे जवान परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड के लिए महीने भर से पहले रिहर्सल की शुरुआत हो जाती है। चाहे कितनी भी ठंड हो, लेकिन हमारे जवान रोज सुबह ठंड में निकलते हैं और पूरे जोश और उमंग के साथ रिहर्सल करते हैं। देखिए देश के दो अलग अलग हिस्सों से उत्सव की तस्वीरें। जीवन के गीत, देश का मान, वंदे मातरम, इस थीम के साथ शुरू हुआ बर्दवान पौरा उत्सव 2025, जिसे बर्दवान नगर पालिका ने आयोजित किया। उत्सव के उद्घाटन समारोह में नृतकों ने वंदे मातरम की धुन पर नृत्य प्रस्तुत किया। ये उत्सव मूल रूप से सांस्कृतिक कलाकारों और शिल्पकारों के मेल बंधन का उत्सव है। एक ओर जिस प्रकार कलाकार उत्सव के मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार कारीगर उत्सव स्थल पर अपने हाथों से बने सामानों का प्रदर्शन और व्यापार करने में व्यस्त रहते हैं। ये उत्सव कलाकारों के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक बड़ा मंच है। वहीं राजस्थान के पाली में 2 दिनों के रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आगाज हुआ, जिसमें दिन भर पर्यटकों ने हॉट एयर बलून और पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। तो वहीं शाम को रणकपुर मंदिर दीपोत्सव से जगमगा गया। यहाँ मंदिर परिसर में अतिथियों ने दीपदान किया और पूरा मंदिर परिसर रोशनी से जगमग हो उठा। इस अवसर पर चूरू, नागौर, बालोतरा, जसौल सहित कई दूसरे जिलों के कलाकारों ने नृत्य किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों ने कई प्रस्तुतियां दी। तो चलिए आपको पहले लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर वर्धमान जिले में वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें देखिए सांस्कृतिक कलाकारों और शिल्पकारों का मेला है। एक और कलाकार उत्सव के मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी कला का शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो वहीं पर देखिए कारीगर ने हस्त निर्मित सामानों की प्रदर्शनी लगाई। हर साल कलाकार इस उत्सव का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कलाकारों के लिए अपनी कला का प्रदर्शन दिखाने का बड़ा मंच माना जाता है और उसी के तहत तमाम दुकानदार वहां पर पहुंचे, इस उत्सव के रंग में शामिल हुए। खूबसूरती की ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
देखिए, कलाकार को अपनी कला के लिए एक मंच यहाँ पर दिया गया है। लोक कलाकार यहाँ संगीत, नृत्य, कविता पाठ और नाटक प्रस्तुति कर सकते हैं। देखिए लोक कलाकारों की ये खूबसूरत प्रस्तुतियां। और चलिए अब राजस्थान का रुख कर लेते हैं। उत्सव के रंग राजस्थान के पाली में भी देखने को मिल रहे हैं, जहां 2 दिवसीय रणकपुर जवाई बांध महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहां पहुंच रहे पर्यटक हॉट एयर बलून पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। महोत्सव के पहले दिन दीपोत्सव से रणकपुर मंदिर जगमगाया। इस बीच यहां अतिथियों ने दीपदान किया, जिसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पर्यटकों का मन मोह लिया। वही कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, जिसका दर्शकों ने भरपूर लुत्फ भी उठाया। और अब आपको पिंक सिटी में कलरफुल स्टोन की चमक दिखाते हैं। जयपुर में एक अनूठा ज्वेलरी शो ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें देखिए पन्ना, माणिक, नीलम जैसे चमकीले रत्न आकर्षण का केंद्र बन गए। और ये ज्वेलरी शो जयपुर कन्वेंशन सेंटर में सीतापुर में शुरू हुआ और कलर्ड जेस्टोन शेपिंग ड्रीम्स थीम पर हुए इस ज्वेलरी शो में रत्नों से जुड़े लेटेस्ट ट्रेंड सामने आए। जयपुर ज्वेलरी शो एक ऐसा शो जो हर साल जितने भी अपने विजिटर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, उनको एक्साइटेड भी कर रहा है और साथ ही साथ में शॉक्ड भी फील करा रहा है, क्योंकि ज्वेलरी में यहाँ पे हर साल ऐसी यूनिक चीज़ें देखने को मिलती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। एक हाईलाइट जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया और मैं मानती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी उससे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, वो है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ ये एक नेकलेस, रिंग्स और ये एक बहुत ही यूनिक सी वॉच। ये बहुत इस पूरे ज्वेलरी शो का 2025 का हाईलाइट बन चुका है। और अब हम इसमें आपको दिखाते हैं कि क्या किस तरीके से एनग्रेव किया हुआ है। मोदी जी का चेहरा नज़र आ रहा है, इस रिंग में भी हमें नज़र आ रहा है, और दूसरी इस रिंग में जो कमल के फूल में मोदी जी योग करते नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। और हम इनसे ही जानेंगे, जो इस काम के पीछे के चेहरे हैं उनसे जानेंगे किस तरीके से ये बना है। सर, पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। वैभव। मैं पंकज। तो आप दोनों ही हमें बताइए कि ये पीस क्या थॉट पूरा रहा है और कैसे बनाया गया है। जब 6 मई को जब पहलगाम में जब इंडियन आर्मी ने जो अटैक किया था मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमने उस समय प्लान किया था कि बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है। तो हमने उसके अंदर पूरा जो नारवाल कपल है इसके अंदर, जो कि फ़ोटो काफ़ी वायरल हुई थी, वो हमने दर्शाई है। साथ में मोदी जी ने जो डिफेंस मिसाइल है S-400 से जो डिफेंस मिसाइल है वो हमने दर्शाई है। ये अटैक ब्रह्मोस वगैरह मिसाइल है वो, ये राफेल जो है ये सुखई विमान है, जहाँ पे अटैक हुआ था बालाकोट में हवाई पट्टी पे, वो हमने दर्शाया है। तो हमें इतना प्राउडली फील हो रहा था कि सच में 22 अप्रैल को जो अटैक उन्होंने पहलगाम में किया था, तो हमें कि हम कुछ ना कुछ करें। तो हमने वो पूरी ऑपरेशन सिंदूर की जो पूरी थीम है वो इसके अंदर हमने पूरी इसके अंदर उकार दी है। शायद ये इंडिया की फर्स्ट वॉच होगी जिसमें कि डायल चेंज होता है। इसमें 3 टाइप से डायल चेंज होता है। टाइम सेट करने वाली जो घड़ी है उसको आप घुमाएंगे तो इसमें 3 टाइम डायल चेंज होता है। ये 14 कैरेट गोल्ड में बनी हुई है, 8 कैरेट इसमें डायमंड है। अच्छा, कौन से डायमंड्स इसमें लगे हुए हैं? एक तो ब्लू स्टोन है, एक नॉर्मल अपने वाइट डायमंड्स है, कौन से? इसमें ब्लू सफायर हमने यूज़ में लिया है, 8 कैरेट हमने इसमें नेचुरल रियल डायमंड यूज़ में लिया है, 14 कैरेट हमने इसमें गोल्ड काम में लिया है। ये यूनिसेक्स वॉच है, मेल फीमेल कोई भी इसको वेयर कर सकते हैं। अच्छा, टोटल अगर आप हमें बता पाएँ कि टोटल, क्योंकि बाहर के साइड भी डायमंड्स हैं, अंदर भी हैं, तो कितने कुल डायमंड्स लगे होंगे? 8 कैरेट। मतलब नंबर्स में अगर आप हमें बताएं। हाँ, काउंटिंग में अपन अगर काउंटिंग करेंगे तो लमसम 800 के आसपास इसमें डायमंड लगे हैं। कितना समय इसको बनने में लगा है? इसको हमने प्लान किया था, लमसम हमें इसमें 4 से 5 महीने का इसमें पूरा टाइम लगा है। इसमें 13 कारीगरों की टीम ने मिलकर के इसको पूरा किया है, तो 4 से 5 महीने में पूरे लगे।
देखिए डेडिकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और 4 से 5 महीने अगर एक पीस को बनाने में लग रहा है तो दिखाई दे रहा है कि कितनी डेडिकेशन के साथ उस पीस के पीछे, उस नेकलेस के पीछे काम किया गया है। इस ज्वेलरी शो में ऐसे ही बहुत सारे पीसेस हमें देखने को मिले हैं, हमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिले हैं, हमें वेयरेबल ब्लाउजेस, ड्रेसेस हमें ऐसी देखने को मिली हैं जो कि सोने से बनी हैं या चांदी से बनी है या फिर किसी ना किसी स्टोन्स से जड़े हुए वो कपड़े हैं जो बहुत यूनिक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जयपुर में देखने को मिलेगी। करीब 1227 स्टॉल्स यहाँ पे है और 650 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स जो यहाँ पे शोरूम्स है। स्टॉल्स वो नाम हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि बोलने के लिए वो स्टॉल्स है, पर बाकायदा शोरूम्स यहाँ पे एक एक ज्वेलरी स्टोर का यहाँ पे बना हुआ है और बहुत खूबसूरती से एक एक ज्वेलरी पीस इस ज्वेलरी शो में एग्जिबिट किया हुआ है। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर। वहीं संगम नगरी प्रयागराज जहां माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है, अनुमान है कि इस बार माघ मेले में 12 से 15 करोड़ लोग आ सकते हैं, जिनके सुलभ और सुरक्षित त्रिवेणी स्नान के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है। इस बार माघ मेले में बिजली के खंभों पर QR कोड लगाए जा रहे हैं, जिनकी मदद से लोग न सिर्फ अपनी लोकेशन जान सकेंगे बल्कि माघ मेले में बिजली से जुड़ी समस्याओं को विभाग तक पहुंचा सकेंगे और किसी के खो जाने पर उसकी सूचना भी पा सकेंगे। प्रयागराज की पावन संगम धरा पर 3 जनवरी 2026 से माघ मेला शुरू होने जा रहा है। 2025 में आयोजित दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ के बाद अब 2026 का माघ मेला भी पूरी तरह डिजिटल स्वरूप में नजर आने वाला है। इस बार प्रयागराज मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी UPPCL की ओर से श्रद्धालुओं को सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नई तकनीकी पहल की जा रही है। माघ मेले में पहली बार बिजली के खंभों पर QR कोड और यूनिक नंबरिंग की सुविधा शुरू की जा रही है। मेले में लगाए जा रहे हर बिजली के खंभे पर एक अलग QR कोड लगाया जाएगा, जिसके साथ उस पोल की एक स्पष्ट नंबरिंग भी होगी। श्रद्धालु या कल्पवासी अपने मोबाइल से जैसे ही QR कोड स्कैन करेंगे, उन्हें तुरंत ही अपनी सटीक लोकेशन की जानकारी मिल जाएगी। जितना भी ये माघ मेला है उसमें सभी खम्भों पर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जो श्रद्धालु आएंगे वो इसको स्कैन करें और किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहे तो उसको तुरंत स्कैन करके कर देंगे। ये स्कैनर रहेगा इस टाइप का, इसको किसी भी स्कैनर से स्कैन करेंगे तो खोया पाया वगैरह है या बिजली विभाग है, 112 भी है, कोई भी विभाग की समस्या रहेगी वो करेंगे कंप्लेन एप्लीकेशन, तो उस पर तुरंत निवारण होगा। माघ मेले में इस तकनीक के कई फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि मेले में अक्सर माघ मेले में QR कोड के फायदे, बिछुड़ जाने वाले परिजन एक दूसरे को आसानी से अपनी लोकेशन साझा कर सकेंगे। पहले इसके लिए खोया पाया केंद्र जाना पड़ता था और फिर अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को ढूंढा जाता था, लेकिन अब QR कोड स्कैन कर लोकेशन बताना कहीं अधिक आसान और तेज साबित होगा। इतना ही नहीं, QR कोड स्कैन करने के बाद कोई भी व्यक्ति विद्युत विभाग से संबंधित शिकायत भी सीधे ऑनलाइन दर्ज करा सकेगा। शिकायतकर्ता को अपनी आवश्यक जानकारी भरनी होगी, जिसके बाद शिकायत सीधे UP पावर कॉर्पोरेशन तक पहुंच जाएगी। इससे बिजली से जुड़ी समस्याओं का समाधान पहले से ज्यादा तेज और पारदर्शी होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि माघ मेले में बिजली विभाग की ओर से 25 विद्युत सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं और इसके साथ ही हजारों बिजली के पोल लगाए जा रहे हैं। इन्हीं पोलों पर पहली बार QR कोड लगाए जा रहे हैं। विभाग का दावा है कि इस नई डिजिटल पहल से माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और तीर्थ यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं उज्जैन नगरी में, जहां पर सोमवार 22 दिसंबर को कई पर्यटक और स्कूल के छात्राएं जो हैं वेधशाला में पहुंचे, जहां पर सबको शंकु यंत्र के जरिए दिन के घटने और बढ़ने की जानकारी दी गई। दरअसल खगोलीय दृष्टि से अगर हम देखें तो 22 दिसंबर का दिन खास था। ये साल का सबसे छोटा दिन होता है, जिसकी अवधि 10 घंटे 41 मिनट थी, जबकि रात सबसे लंबी यानी 13 घंटे 19 मिनट की थी।
खगोल विज्ञान में इसे विंटर सॉलिस्टिस या शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है और हर साल जो है 21 या 22 दिसंबर को सूर्य उत्तरायण होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है। इससे धरती के उत्तरी हिस्सों वाले देशों में धीरे धीरे दिन की लंबाई बढ़ने के साथ साथ ही रात का जो समय है वो कम होने लग जाता है। वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध वाले देशों में इसे बड़ा दिन कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद वहां दिन की अवधि कम होने लगती है। और चलिए अब बात बीसीसीआई की, जिसने महिला खिलाड़ियों को अच्छी खबर दी है। भारतीय महिला टीम ने हाल ही में पहला वनडे वर्ल्ड कप जीता है। ऐसे में अब बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में खेलने वाली महिला खिलाड़ियों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। बिल्कुल गुंजन, बहुत वक्त की ज़रूरत भी थी। अब देखिए, घरेलू मुकाबलों के लिए नया मैच फीस स्ट्रक्चर बना दिया गया है। नए नियम के तहत घरेलू टूर्नामेंट में खेलने वाली सीनियर महिला क्रिकेटर्स को अब प्रतिदिन 50,000 रुपये मिलेंगे, जबकि अभी 20,000 रुपये मिलते थे। वहीं महिला खिलाड़ियों को घरेलू T20 मैच में 25,000 रुपये मिलेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि अगर कोई महिला क्रिकेटर पूरे सत्र के दौरान सभी फॉर्मेट में खेलती है तो वो 12 लाख से लेकर 14 लाख रुपए तक जमा कर सकती है। इसके अलावा अंडर 23, अंडर 19 खिलाड़ियों को भी 25,000 रुपये मैच फीस दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए, और इस वेतन वृद्धि को बीसीसीआई की एक्सप्रेस बॉडी से भी मंजूरी मिल चुकी है, यानी अब खिलाड़ियों को 2 गुनी से भी ज्यादा मैच फीस मिलने जा रही है। वहीं अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत बाबा धाम देवघर पहुंची। वहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की और मन्नत मांगी। कंगना ने भगवान को पंचामृत चढ़ाया और उनका अभिषेक किया। कंगना की एक झलक पाने के लिए फैंस का जमावड़ा लग गया। देखिए, उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त देवघर कंगना पहुंची। उस दौरान कंगना के पहुंचने पर फैंस इकट्ठे हो गए। हालांकि कंगना पूजा पाठ करते हुए नजर आई, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चलिए बात कुछ और खबरों की हो जाए। क्रिसमस के त्योहार को लेकर संगम नगरी प्रयागराज के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। गिरजाघरों को सजाने संवारने का जो काम है वो भी लगातार जारी है। वहीं पर देखिए, क्रिसमस के मौके पर यहाँ बाजारों में भी खासी रौनक देखने को मिल रही है। लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए तरह तरह के सजावटी सामानों की खरीदारी में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। इस मौके पर देखिए, जहाँ चर्च में प्रार्थना सभाएं हो रही हैं, वहीं लोग खुशियां बांट रहे हैं और इस पर्व को मना रहे हैं। तस्वीरें देखिए। क्रिसमस का पर्व आने में बस 2 दिन बचे हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स हो या फिर रूस की पूर्व राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग, क्रिसमस के लिए पारंपरिकता का संगम यहां देखने को मिल रहा है। रोशनी और संगीत के बीच ये शहर अपनी परंपरा और इतिहास को संजोए है और अपने इतिहास की भव्यता का दर्शन करा रहे हैं। रोशनी, संगीत और इतिहास के संगम की ये तस्वीरें बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आयोजित एक शानदार शो की है, जो सेंट माइकल और सेंट गुडुला कैथेड्रल में हुआ। ये शो इमारत की 800वीं सालगिरह पूरी होने के उपलक्ष्य में किया गया। इसमें दिसंबर महीने के दौरान इसकी स्थापत्य कला की बारीकियों को दिखाया गया। आयोजक कहते हैं कि ये कैथेड्रल, जहां बेल्जियम के शाही परिवार के विवाह और अंत्येष्टि समारोह आयोजित किए गए थे, ब्रसेल्स के संरक्षक संत माइकल और शहर की आत्मा और इतिहास का प्रतीक संत गुडुला को समर्पित है। 1 घंटे के इस आकर्षक शो में 360 डिग्री वीडियो मैपिंग, एक लाइव गायक मंडली और संगीत को रोमन कैथोलिक कैथेड्रल के ऐतिहासिक वर्णन के साथ मिक्स किया गया था। वहीं कैथेड्रल के एक 3D मॉडल ने शो को इस तरह से डिजाइन करने में मदद की कि रोशनी कैथेड्रल की दीवारों, गलियारों, गुलबंदों और स्तंभों पर ऐसी पड़ी कि इसकी ब्राइबेटाइन गोथिक वास्तुकला और बारीकियां साफ नजर आईं। शो 4 हिस्सों में था, जिसमें पहले भाग में इमारत के इतिहास और ब्रसेल्स के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया था।
वहीं आखिरी यानी स्थापना भाग का उद्देश्य दर्शकों को समय के बीतने पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना था। रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर और रूसी साम्राज्य की पूर्व राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में नए साल और क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वैसे रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग में कई कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदाय भी हैं जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का पालन करते हैं। ये शहर पारंपरिक रूप से त्योहारों के मौसम में अपने शाही अतीत से प्रेरित एलिमेंट से खुद को सजाता है। शाम ढलने के बाद चमकदार मुकुट और शैलीबद्ध 2 सिर वाले चील सड़कों की शोभा बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को की तुलना में कहीं ज्यादा भव्य दिखता है। यहाँ के स्थायी लोग और सभी उम्र के पर्यटक स्केटिंग, मैरी-गो राउंड की सवारी, क्रिसमस बाजारों का भ्रमण और तस्वीरें लेने का आनंद लेते दिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।